Hello everyone, welcome back to my channel Concept of Physics by Anurag Mishra। लेक्चर नंबर सेकंड में हमने एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि अगर कोई भी छड़ है या रॉड है वो किसी फ्रेम में स्लाइड करती है तो ये ट्रांसलेशनल मोशन कर देगी। इस पे स्लाइड करेगी तो ये कौन सा मोशन उसका होगा? ट्रांसलेशनल। ये ट्रांसलेशनल जो मोशन कर रही है, ट्रांसलेशनल मोशन में इसमें ईएमएफ जो जनरेट होता है उसका हमने फार्मूला प्रूफ कराया है। सेकंड वीडियो आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, लेक्चर नंबर सेकंड आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो लेक्चर सेकंड में आप देखना है, तो उसमें इसका जो हमने फार्मूला प्रूफ कराया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, विद्युत वाहक बल का, E = d∅/dt VBL। अब इस फार्मूले का से और भी चीजें हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट इसमें कितना होगा, ये कैलकुलेशन हमने नहीं कराया था, केवल हमने फार्मूला प्रूफ कराया था। तो जो अब कैलकुलेशन हम कराने जा रहे हैं ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं इंटर के, और जो नीट की तैयारी, नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, और जी का पेपर देने जा रहे हैं एडवांस का, तो उसके उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज का होगा। तो इसमें हम फर्स्ट ट्रांसलेशनल मोशन, इसके बाद सेकंड जो हम बताएंगे वो रोटेशनल मोशन का एक्सप्लेनेशन बताएंगे, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में कोई भी रॉड अगर स्लाइड कर रही किसी फ्रेम पे, तो हमने बताया था कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती है, तो टोटल जो ईएमएफ कब जनरेट होता है किसी कॉइल में, जब फ्लक्स में चेंज आता है। फ्लक्स में चेंज कब आएगा? जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में चेंज आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जब चेंज आता है तो फ्लक्स चेंज होता है। हमने बताया था ना कि करंट वेरिएशन अगर है, करंट इंक्रीज कर रहा है किसी कॉइल में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें इंक्रीज होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा जब, तो फ्लक्स चेंज भी आएगा उतनी ज्यादा तेजी से, ठीक है। जब फ्लक्स चेंज आएगा तो वहां पे एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? ईएमएफ। और इसके कारण क्या होता है? एक इंड्यूस्ड करंट सर्किट में फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरी जो घटना है, जो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो आप सेकंड वीडियो जरूर देखें जिससे आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो वहां पे हमने ये फार्मूला प्रूफ किया था जिसको यहां पे हमने डायरेक्ट शो किया। हमने फैराडे सेकंड लॉ अप्लाई किया था, E = -d∅/dt, माइनस लेंज के नियम की वजह से माइनस यहां यूज करते हैं। लेंज लॉ में क्या है, क्योंकि वो क्या करता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमिना होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में चेंज आता है, जैसे हमने इसको स्लाइड करेंगे, इस जगह पे एरिया ये है, इसके बाद में जब इसको स्लाइड करके इस जगह पे लाएंगे तो एरिया इसका चेंज हो जाएगा ना। एरिया जब इंक्रीज करेगा और जो फ्लक्स होता है phi b, वो B.A पे एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेंगे, जैसे एरिया इंक्रीज करेगा फील्ड लाइंस इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स चेंज आएगा। फ्लक्स चेंज आने से क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है उस फील्ड। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है? इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाता है। और ये इंड्यूस्ड करंट क्या करता है? मेन करंट का अपोज करता है। इसी में हमने थर्ड लेक्चर में सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन हमने डिफाइन किए थे। तो थर्ड वीडियो को भी आप, हमारा थर्ड लेक्चर है, उसको भी आप ध्यान दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को हमने डिफाइन किया था, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसको हम बताना चाह रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो इस ट्रांसलेशन मोशन में हम विद्युत वाहक बल कैलकुलेट करते हैं, इसका उपयोग और किस जगह से और कौन से फार्मूले इससे हम निकाल सकते हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हम देखने जा रहे हैं जिसको हम न्यूमेरिकल में उपयोग करेंगे। आते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो इंड्यूस्ड करंट हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है। जब विद्युत वाहक बल हमें मिल गया तो इससे हम इंड्यूस्ड करंट कैसे निकालेंगे? इंड्यूस्ड करंट I = होता है V/R, जनरल फार्मूला V = IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक। तो I = V/R, जहां पे V होगा वही तो E है, इसी को तो ईएमएफ बोलते हैं। ये क्या है?
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ईएमएफ की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की, वीवीएल। माइनस चिन्ह को हम नेगलेक्ट लेके चलते हैं क्योंकि माइनस तो हरदम हर एक फार्मूले में रहेगा। इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पूरे चैप्टर में आपको माइनस इंडिकेट करना पड़ेगा क्योंकि माइनस लेंज लॉ, और जहां पे अपोजिशन नहीं है तो इस जगह पे कोई भी फार्मूला हम लोग ड्राइव कर ही नहीं सकते। अपोज हर एक जगह विपरीत चीज होगी, तभी हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कोई भी फार्मूला प्रूव कर पाएंगे। तो अपोज तो रहता है, इसलिए हम माइनस चिन्ह को निगलेक्ट लेके चल रहे हैं अभी फिलहाल। तो यहां पे हो जाएगा VVL अपॉन R। ठीक है, R क्या है, R जैसे हमने इसमें कोई भी रेजिस्टेंस यहां पे यूज की है, जो फ्रेम है इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें एक रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को हमने R मान लिया, ये R। तो VVL अपॉन R। अब आपके पास करंट, जो इंड्यूस करंट इतना होगा, ये इंड्यूस करंट का फार्मूला है, ठीक, VVL अपॉन R। अब आपको कैलकुलेट करना मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा इसमें। कोई भी सीधे तार के कारण मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, IVL साइन थीटा, IVL साइन थीटा। तो वहां पे निकालते हैं, तो जो लेंथ है हम लोग निकाल रहे हैं फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड क्या अंदर की तरफ है और फ्लो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे केवल IVL ले रहे हैं, BIL केवल हमने लिखा, IVL साइन थीटा, एक फार्मूला याद रखना फोर्स का। तो मैग्नेटिक फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला होता है IVL साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो फील्ड के अंदर की तरफ है, ठीक है, जो क्रॉस ये इंडिकेट कर रही है बोर्ड में अंदर की तरफ, और डॉट क्या होती है, बाहर की तरफ फील्ड। अगर डॉट कहीं है तो बाहर की तरफ फील्ड आ रहा है, ठीक है। तो BIL यहां पे I की वैल्यू यूज कर लेंगे, कितनी I की वैल्यू ये दी गई, तो यहां पे जब रखेंगे वैल्यू तो ये B स्क्वायर बन जाएगा टर्म, V और L भी है तो L स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R। ठीक है, समझ में आ गया, B स्क्वायर V L स्क्वायर अपॉन R। ये वैल्यू किसकी आ गई, फोर्स की, हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब हमें डिसिपेटेड पावर निकालनी है, पता जो लॉस कितना इसमें होगा इस सर्किट में, वो पावर लॉस हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो D अपॉन dt, पावर dW अपॉन dt होती है, W अपॉन t लिख देते ना पावर को, तो dW अपॉन dt, और W को लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू x, डिस्प्लेसमेंट x ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैकेनिकल पावर जो कैलकुलेट करके आएगी, क्या आएगी, फोर्स अगर कांस्टेंट है तो dx अपॉन dt हो जाएगा ना, और dx अपॉन dt क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज नोन एज वेलोसिटी। तो ये लीनियर वेलोसिटी है, तो F इंटू v। अब F का आपने यहां पे, क्योंकि पावर लॉस आप निकाल रहे हैं इसमें, जब रॉड हमारी स्लाइड कर रही है वहां पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा जिसपे इंड्यूस करंट जनरेट होता है, ठीक है। तो रॉड के बी वेलोसिटी से मूव कर रही है, उस टाइम पे जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। ये मैकेनिकल फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं, और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी, तो यहाँ पे मैकेनिकल डिसिपेटेड पावर आपको कैलकुलेट करना है, तो फोर्स इनटू dW अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ W इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू फोर्स कांस्टेंट यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू पे डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है dx अपॉन dt, तो ये हो जाएगा F इंटू v। यूज द वैल्यू ऑफ F, जो ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स की यहाँ वैल्यू यूज कर लेंगे, तो P मैकेनिकल की जो वैल्यू आ जाएगी, P मैकेनिकल इक्वल फोर्स की वैल्यू है V स्क्वायर VL स्क्वायर अपॉन R। तो V यहाँ पे एक और है, तो यहाँ पे हो जाएगा V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R, where V is the magnetic field, V is the velocity of the rod and L is the length, जो रॉड की लेंथ है, जो स्लाइड यहाँ पे ये लेंथ आप निकाले हैं, ये L लेंथ है, ठीक है।
और यहां से जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है, जब ये स्लाइड होके यहाँ पे पहुंच गया था तो ये डिस्प्लेसमेंट है dx, और टोटल यहां से लेंथ है x। ये आप लेक्चर जब देखेंगे, लेक्चर नंबर 2 तो वहां पे आपको मिलेगा। इस तरीके से मैकेनिकल पावर आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, अब देखो यहां पे आपको इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट करना है, तो E थर्मल इज इक्वल टू H अपॉन T सबको पता है, हीट फ्लो होता है, हीट फ्लो Q अपॉन T इज इक्वल टू H होता है। तो ये यहाँ पे H T आपको कैलकुलेट करना है, तो H अपॉन T इज इक्वल टू I स्क्वायर, ये H की वैल्यू I स्क्वायर RT होती है, तो T से T कैंसिल हो जाएगा तो I स्क्वायर R। अब I की वैल्यू कहां पे आपने कैलकुलेट की है, ये I की वैल्यू जब यहां पे रखेंगे तो यहां पे हो जाएगा P थर्मल इक्वल टू I की वैल्यू दी गई है BVL अपॉन R होल स्क्वायर इंटू R। ठीक है, अब ये चीज यहां पे देख लेते हैं, तो फी थर्मल इक्वल बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो पी थर्मल की वैल्यू पी थर्मल इक्वल आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपने देखा होगा यहां से पी मैकेनिकल इक्वल टू पी थर्मल, ये दोनों वैल्यू आपको इक्वल मिल गई। पी मैकेनिकल की जो वैल्यू है वही पी थर्मल की, पी मैकेनिकल और पी थर्मल बोथ वैल्यू आर इक्वल। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो आपको पता हो रहा है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट फुलफिल हो रहा है। जो मैकेनिकल वर्क आप जो जितना कर रहे हैं वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो एनर्जी का चेंज है मैकेनिकल टू थर्मल। तो मैकेनिकल एनर्जी का जितना इसको स्लाइड होने में जो वर्क डन हो रहा है वो इसके द्वारा जो हीट जनरेट हो रही है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो पी मैकेनिकल इक्वल टू पी थर्मल यहां से प्रूफ हो रहा है। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस्ड करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस ये आपको याद रखना है, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, विजुरेखी गति के लिए, मतलब रॉड स्लाइड कर रही है, रॉड रोटेट नहीं कर रही। रोटेट का केस अभी हम बताएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हमने लिया है रोटेशनल मोशन, फॉर रोटेशनल मोशन। अब आपको मोशनल ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम कैलकुलेट क्या करते हैं, विद्युत भाग बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन से हमने अभी आपको बताया कि अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो हम कैसे करंट कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहां पे फोर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन हमने कराएंगे। अब एक रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन में ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फर्स्ट हमने लिया है कंडक्टिंग रॉड। अगर कंडक्टिंग रॉड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो इसका हमने डेरिवेशन कराया लेक्चर नंबर 2 में, आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। वहां पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स अनुराग मिश्रा सर्च करेंगे तो आपको लेक्चर नंबर 2 मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसमें हमने इसका डेरिवेशन कराया है। ठीक है, तो उस डेरिवेशन को जरूर देख लें, उसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। केवल हम यहाँ पे डिफरेंट बॉडी दिखा रहे हैं और उसमें कैसे आपको यहाँ पे ईएमएफ कैलकुलेट करना वो बात बताने चाह रहे हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट आप फार्मूले को न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। न्यूमेरिकल पर्पज के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है इस उसका एक हम वीडियो यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस कंडक्टिंग रॉड में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कैलकुलेट करना है वो होता है E इक्वल टू 1/2 B ओमेगा एल स्क्वायर, E इक्वल टू 1/2 B ओमेगा एल स्क्वायर। और उसके लिए ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्या होता है, E इक्वल टू VVL, E इक्वल टू B इज द मैग्नेटिक फील्ड, V इज द वेलोसिटी, L इज द लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहां पे क्या होता है, B ओमेगा एल स्क्वायर, L क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड, L क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड, B है मैग्नेटिक फील्ड और ओमेगा एस की एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसके लिए अगर रॉड रोटेट कर रही है, इस रॉड के रोटेशन के लिए
हमने क्या किया था, कॉन्सेप्ट क्या लिया था, इसको हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया था, किसी एक पार्ट की ट्रांसलेशनल मोशन से हमने इस डेरिवेशन को किया था, तब हमने प्रूफ करके दिखाया था आपको E इक्वल टू 1/2 ओमेगा एल स्क्वायर। अब सेकंड केस है, अगर कंडक्टिंग रॉड को ना दिखाया जाए, आपके न्यूमेरिकल में उसने साइकिल रॉड व्हील बता दिया जिसमें स्पोक्स हैं, जो ये छड़ लगी हुई दिखाई दे रही, ये स्पोक्स लगी हुई, ठीक है। स्पोक्स लेंथ कितनी है L, जो इस सेंटर से जुड़ी हुई है, सेंटर से इसके सरकमफेरेंस को जोड़ती हैं, ये जो रिम है उसके इस सेंटर से इसके सरकमफेरेंस से कनेक्ट है, हर एक की लेंथ कितनी है L। अब ये इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो इसका ईएमएफ कितना होगा, तो बिल्कुल सेम वही फार्मूला सेम रहता है जो आप रॉड के लिए निकालते हैं, वही सेम फार्मूला रहता है, क्योंकि ये सभी इस रॉड में जो आप ले रहे हैं कंडीशन, उसमें भी वही कंडीशन रहती है, ये भी एक बैटरी के तरीके से कार्य करता है, जिसमें इसका ये नेगेटिव सिरा और ये पॉजिटिव, इस तरीके से जब ये सेम पोटेंशियल के सभी पॉइंट कनेक्ट है, तो सबकी जो विभवांतर होता है, इसके बीच के जो पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है, सबके पॉइंट क्या है, सेम। मतलब इसमें एक छोटी छोटी सी आप देख सकते हैं, इसमें कई सेल लगे हुए हैं और सबकी जो पोटेंशियल है वो सेम पॉइंट पे है, इसलिए या इसका भी ईएमएफ जो होता है वो सेम होता है, इसका जो ईएमएफ हो जाएगा ईएमएफ इक्वल, ठीक है, फ्रेमिंग चेक कर तो दिखाई दे रहा, ईएमएफ इज इक्वल टू ई इक्वल 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक। तो जो फार्मूला रॉड के लिए वही सेम फार्मूला साइकिल व्हील के लिए, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर न्यूमेरिकल में साइकिल व्हील लिया गया तो आप रॉड में जो रोटेशनल ईएमएफ आपने कैलकुलेट किया वही सेम फार्मूला आप इस साइकिल व्हील के लिए यूज करेंगे। थर्ड हमारा आता है डिस्क। डिस्क मतलब क्या है, एक हमने इस तरीके से लिया है आयरन का जो बिल्कुल ठोस है, सर्किल फॉर्म में, और क्या है, ठोस है, ये डिस्क है। तो डिस्क में आप मान सकते हैं इसमें मेनी रॉड्स, कई रॉड, छोटे छोटे से रॉड की कनेक्शन है, हर एक रॉड इसमें बहुत छोटे छोटे से रॉड इसमें पूरे में फिल है। तो इसका भी फार्मूला वही होगा, बस इसमें क्या करेंगे, जो लेंथ की जगह जहां पे आप लेंथ रख रहे हैं वहां रेडियस रखेंगे, तो इसके लिए भी ईएमएफ की जो फार्मूला हो जाएगा ईएमएफ इक्वल, इसका जो फार्मूला आपको मिलेगा इस डिस्क के लिए, तो डिस्क के लिए E इक्वल टू आ जाएगा 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। बस इसमें रेडियस लेते हैं, यहाँ पे लेंथ लेते हैं, स्पोक्स में लेंथ है, यहाँ रॉड की लेंथ है, यहाँ स्पोक की लेंथ है, और इस जगह पे रेडियस है। ओमेगा क्या करेंगे, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एफ लिख दें या 2 पाई न्यू लिख दें, ये दोनों फ्रीक्वेंसी, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से हमने ये सभी कैलकुलेशन आपने देखे, और हमने सब में जो रोटेशनल ईएमएफ है सबका सेम है, आपने देखा, लेकिन हमने इसको मेमोरी में आपके लिए इसलिए सेव किया है क्योंकि आप क्या करें, जब डिस्क या साइकिल व्हील कोई भी इस तरीके का न्यूमेरिकल में आ जाए तो आप केवल रॉड को ध्यान में ना रख के ये सभी फार्मूले याद रखें। इसी तरीके से इसके स्पेशल केसेस भी आते हैं, जैसे ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, ट्रैक पे, तो वो ट्रैक पे ईएमएफ कितना होगा, तो उसके ट्रेन के लिए भी वही कंडीशन है सेम, उसमें भी जो हम उसमें जो निकालते हैं रोटेशनल की ना होके उसमें ट्रांसलेशनल के लिए जो हम यूज करते हैं E इक्वल टू क्या निकालते हैं, BVL। यही अगर ट्रेन के लिए, जो ट्रैक के लिए हम कैलकुलेट करना, वो BVL हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन क्या करती है, एक सीधी रेखा में गति कर रही है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, यहाँ पर रोटेशनल का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आपके सामने ये प्रॉब्लम दो दी गई है। एक प्रॉब्लम है, इसमें बताया गया है कि एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है जिसकी लेंथ L है, जो साइड लेंथ इसकी दी गई है L, इसकी साइड लेंथ L है, एंड रेजिस्टेंस इन लूप R रेजिस्टेंस है इसमें लूप में, मूव्स इन इट्स प्लेन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, परपेंडिकुलर
to one of its side. Magnetic induction B constant in time and space. Space and time में मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कांस्टेंट है, पॉइंटिंग परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, इनटू द प्लेन ऑफ द लूप एग्जिस्ट एवरीवेयर. कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप. ठीक है, इंड्यूस्ड करंट कैलकुलेट करना. किसी लूप का ईएमएफ कब जनरेट होता है आपको पता होना चाहिए. वैसे लूप का ईएमएफ होता क्या है, कोई भी कंडक्टिंग लूप है और मूव कर रही किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो होती है BVL. ठीक है, इसमें करंट कितना होगा, I इक्वल टू होता है E/R. जब रेजिस्टेंस कितना दिया गया, R दिया गया, तो BVL/R. तो सबसे पहला कॉज आप ये देखेंगे कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है इसके मूवमेंट में कि नहीं हो रहा है. ठीक, आप देखेंगे कि लूप हमारा इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है और यहाँ पे B वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रही है, वेरिएबल नहीं है वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा. अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनपुट नहीं कर रहा. मतलब दो ये कंडीशन नहीं है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑलरेडी है, और या मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाता, तो फ्लक्स लाइन में चेंज आता है. जब फील्ड के अंदर जाता तो फ्लक्स लाइन में लगातार बढ़ती, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है. आप क्या देखते हो कि अगर यहाँ पे पूरी जितनी भी ये जो प्रॉब्लम दी गई है, इसमें लूप में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा तभी इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो फील्ड में की फ्लक्स जो phi है ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये चेंज कब होगा, जब फ्लक्स लाइन में चेंज आएगा. आपने कहा कि इसको हमने क्या रखा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा और मैग्नेटिक इंडक्शन B कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कैसा है, टाइम और स्पेस में ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है. ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसमें जो फ्लो ऑफ करंट है वो भी कांस्टेंट रहेगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. तो फ्लक्स की वैल्यू, क्योंकि जब करंट हमारा चेंज होता है, I की वैल्यू बढ़ेगी तभी फ्लक्स बढ़ेगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, या I की वैल्यू घटेगी डिक्रीज होगी तो फ्लक्स चेंज डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगी, तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा. ठीक है, बात समझ रहे हैं हमारी. मतलब ये है कि अगर फ्लक्स में कोई भी एक लूप हमारी है वो फील्ड के अंदर जाती या फील्ड से बाहर निकलती, या फील्ड में किसी भी एक्सटर्नल प्रोसेस से इसकी फील्ड में चेंज लाते, तो फ्लक्स लाइन में चेंज आता है. जब फ्लक्स लाइन में चेंज आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेना है, जब किसी भी फील्ड में अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है ईएमएफ, जिसके कारण एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है. ठीक है, तो जब फ्लक्स इसमें चेंज हो नहीं रहा, कांस्टेंट फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है B की वैल्यू कांस्टेंट है टाइम स्पेस में, तो जब फील्ड में चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो इसमें यहां पे जो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी. क्यों, क्योंकि जो इंड्यूस्ड जो वैल्यू है ईएमएफ की, क्योंकि ईएमएफ हमारा फ्लक्स चेंज पे डिपेंड करता है. अगर फ्लक्स की वैल्यू E की वैल्यू जीरो तब होगी जब फील्ड हमारी कांस्टेंट होगी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई तो फ्लक्स भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा. जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट, तो फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, मींस डेल्टा phi भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज आएगा इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये चेंज नहीं होगा. जब ये चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो ये जब फ्लक्स हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो ये जो phi भी हमारा टाइम के साथ वेरिएट कर रहा है, तो phi भी हमारा कांस्टेंट है, तो डेल्टा phi भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. डेल्टा phi भी जीरो है, चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो, देन ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ. तो ईएमएफ जीरो होगा तो करंट क्या होता है, I इक्वल टू E/R. तो
करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इंड्यूस्ड करंट है वो 0 हो जाएगी। बात समझ में आ गई, इंड्यूस्ड करंट 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, आपको समझ में आ गई होगी। किस लिए, क्योंकि लूप इस एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इसलिए उसकी फ्लक्स लाइन में चेंज नहीं आ रहा। बहुत अच्छे से समझ ले, इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम नीट और जी में पूछी जाती हैं, और एनडीए के एग्जाम जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। आपको बहुत ध्यान देना है इसमें, जब लूप हमारी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे या मैग्नेटिक फील्ड से आउट हो तभी फ्लक्स लाइन में चेंज आएगा, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर लूप रखिए तो फ्लक्स लाइन उसकी कांस्टेंट आएगी। सेकंड प्रॉब्लम है, ए कंडक्टिंग रॉड वायर is moving towards the right in a magnetic field B. The direction of induced current in the wire is shown in the figure. The direction of the magnetic field will be. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बताना है। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की जनरेट डायरेक्शन दी गई और मूविंग फील्ड की डायरेक्शन दी गई। ठीक है, तो इसमें फ्लेमिंग लॉ को आप याद रखें, इस तरह से उंगली करेंगे, ये फ्लेमिंग लॉ। ठीक, तो फ्लेमिंग लॉ में ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है और इसको हम फील्ड की डायरेक्शन कहते हैं। तो इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कहां पे जा रही है, ऊपर की तरफ इंड्यूस करंट, और फील्ड क्या है, प्लेन पेपर के अंदर की तरफ, और इसकी वेलोसिटी अंगूठे की दिशा में, जो ये थंब है उस दिशा में इसकी क्या है। तो ये डायरेक्शन रखेंगे 90 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट में क्या कह रहा, इन द प्लेन ऑफ द पेपर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द राइट, तो ये तो है नहीं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन पेपर के अंदर की तरफ है। इन द प्लेन पेपर द पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट। सी नंबर है, परपेंडिकुलर द प्लेन पेपर डाउनवर्ड और परपेंडिकुलर टू द प्लेन पेपर एंड अपवर्ड। ठीक है, तो आप समझ गए ये डायरेक्शन किसकी है, करंट की। यहाँ पे ये उंगली देखेंगे, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये थंब की। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पेपर डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड फील्ड होगी इसमें। ठीक है, जब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक, तो ये फ्लेमिंग लॉ से आप बता सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम ने, थर्ड प्रॉब्लम दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट हमने बता दी थी आपको, थर्ड प्रॉब्लम, ए कॉपर रॉड इज लेंथ एल, एक कॉपर रॉड है उसकी लेंथ कितनी है, एल है, रोटेट अबाउट वन एंड ऑफ द परपेंडिकुलर इन मैग्नेटिक फील्ड बी विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, इसकी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी गई, कितनी, ओमेगा। द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द रॉड, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको पता है इसमें कितना होता है, E इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये होता है। लेकिन आप करेंगे कैसे इसको, आप भूल गए तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। इसकी ये क्या है, ये इसकी कॉर्ड है और हम जानते हैं कोण बराबर 4 बटे त्रिज्या होती है, तो ये कोण है और ये इसकी क्या है, कॉर्ड है, जो चाप इसको कहते हैं, त्रिज्या कितनी है, एल है। तो यहां से एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, तो एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉर्ड कितनी दी गई, ये लेंथ कितनी है, बीपी, बीपी अपॉन एल, तो बीपी कितना हो जाएगा यहां से, एल थीटा, यही तो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पे एक ये ट्रायंगल की तरह है, तो ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 1/2 क्या होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है इसका, एल, और परपेंडिकुलर कितना है, बीपी, तो बीपी कितना है, एल थीटा। तो यहां से एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 एल स्क्वायर थीटा, यही तो आ जाएगा। अच्छा, अब यहां पे आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे निकालेंगे, तो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना क्यों होगा, क्योंकि एरियल वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या है,
अंदर की तरफ है तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 होगा। तो यहां से वैल्यू रख देंगे b और ये वैल्यू रख दो, कितनी दी गई 1/2 L² थीटा, यही वैल्यू तो है। अब इसको क्या करेंगे, यहां पे हम जानते हैं कि वैल्यू जो निकालना है इसमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, क्या होता है सेकंड लॉ, जो ईएमएफ होता है वो उसकी जो वैल्यू होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅b/dt, यही तो थी। इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, phi b की वैल्यू रख देंगे। तो देखो b और लेंथ तो कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट हो जाएगा, केवल वेरिएशन किसमें है थीटा, क्योंकि जब ये रोटेट करेगी रॉड तो इसका थीटा चेंज होगा लगातार। क्या चेंज होगा, थीटा में, थीटा में चेंज आएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -d/dt, यहां हो जाएगा b तो बाहर आ जाएगा, अभी एक साथ रख देते हैं b L² θ/2 है इतनी वैल्यू, तो इसमें जो क्वांटिटी बाहर है वो बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे दे रहे हैं कैलकुलेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा E = हो जाएगा कितना b 1/2 तो निकाल लो पहले, b L² और इसको लिख देंगे dθ/dt। और dθ/dt है क्या, यही तो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसी को तो एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं ओमेगा। क्योंकि जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है dx/dt, इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा = होती है, यहां पे देख लेते हैं, लीनियर वेलोसिटी को क्या लिखते हैं dx/dt, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी dθ/dt, यही तो होती, तो ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाए, तो dθ/dt की जगह हो जाएगा ओमेगा, तो ईएमएफ = हो जाएगा 1/2 b⍵L²। तो यही कैलकुलेशन आपने लेक्चर नंबर 2 में देखा होगा, वहां हमने मेथड दूसरा लगाया था कैलकुलेशन करने का, यहाँ पे दूसरे मेथड से कैलकुलेशन आपको बताया है। ठीक है, इस तरीके से आप ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपको सेकंड वीडियो में मिलेंगी। ठीक है, प्लीज वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब।